मोहतरम जनाब हामिद डागिया साहब। मैंने 1970 में सीए किया। उसके बावजूद सड़कों पे आप प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हैं। जब मैं कराची को देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है। मैंने कराची सड़कों को धुलते हुए देखा है, सेवरेज बहती हुई और रोड टूट फूट का शिकार हो तो दिल जलता है। रेलवे ट्रैक के अतराफ जो कचरा है, मेरे पॉलिटिशियन पे सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। सिंध हुकूमत को कहा कि ये कचरा रेलवे ट्रैक के साथ जो है वो 6 महीने के अंदर। तो सर उस पे अमल दरामद कितना हुआ? 0। बजट जो है उस पे थोड़ा रोशनी डालें। 2013-14 सिंध हुकूमत का जो बजट था वो 596 बिलियन था। वो इस वक्त बढ़ कर 3056 बिलियन हो गया करंट ईयर का। मेयर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को कि भाई 100 बिलियन दिला। करंट ईयर में फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक साल के अंदर 1901 बिलियन दिया है। अब 100 बिलियन तो कोई पेनी है ना। ये लूट मार कत्ल खून पहले भी हुआ करती थी, अब भी हुआ करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका होस्ट सलहा अनवर हाजिर खिदमत है। कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान आराम करता है। 60 साल की उम्र के बाद इंसान अपने नवासियों, पोतियों और बच्चों के साथ खेलता कूदता है। मगर शहर कराची की सड़कों पे एक शख्स ऐसा भी नजर आता है जो कि 80 साल की उम्र में, जी हाँ, 80 साल की उम्र में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता नजर आता है। और ना सिर्फ ये कि एहतजाज रिकॉर्ड कराता है, बल्कि कानूनी जंग भी लड़ता है। ना सिर्फ कानूनी जंग लड़ता है, बल्कि अपने पूरे खानदान को लेकर खड़ा होता है। ये शख्स कौन है, ऐसा क्यों करता है, इसके क्या मकासद हैं, ये अपनी जबान से खुद ही बताएंगे। आज हमारे गेस्ट हैं मोहतरम जनाब हामिद डागिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआ ठीक ठाक। सर अपना तारुफ तो कराइए हमारे नाजरीन के लिए। देखिए, मैं अब्दुल हमीद दागिया, मेरी बर्थ जो है 1945 में 1945 है और मैं पोरबंदर इंडिया में मेरी पैदाइश है, जहाँ के महात्मा गांधी की भी पैदाइश है। वो हमारे पड़ोसी होते थे, लेकिन बहरहाल 1950 में हम शिफ्ट हो गए, जब मैं बहुत ही छोटा सा था। और पूरी ज़िंदगी मैंने कराची के अंदर निकाली। आपकी सर पेशा वराना तालीम और आपके करियर के हवाले से भी कुछ बता दीजिए। अ, जहाँ तक पेशा वराना और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, तो मैंने 1970 में सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और ये उस वक्त मैंने सीए किया था कि जब इवन कैलकुलेटर भी नहीं होता था। और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 614 है। और इस वक्त तकरीबन 11,000 सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए करने के बाद मैंने पहले तो कुछ सर्विस में किया, और 1990 तक मैंने सर्विस में रहा। और 1990 के बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया। और पहले शेयर रजिस्ट्रार का काम, और उसके बाद रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम शुरू किया 2007 से। और ये मैंने एक नई चीज़ पाकिस्तान में लेकर आया था, क्योंकि उस वक्त तक फिज़िकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट पाकिस्तान में नहीं था। और मैंने स्टार्ट किया फिज़िकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी फिज़िकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट की कंपनी हम चला रहे हैं। यानी कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, माशी तौर पे आपको कोई परेशानी नहीं है। मगर सर उसके बावजूद सड़कों पे आप प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हैं। ये जंग किसके खिलाफ है और क्यों है? यहाँ एक और बात भी कहूँ कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों प्रोफेशनल हैं, यानी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो और मैं खुद सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम प्रोफेशनल हैं और बिजनेसमैन हैं। और मैं रहता भी ऐसी जगह पर, डिफेंस के अंदर फेज़ 2 में, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कंपैरेटिवली अगर मैं कराची को देखूँ। लेकिन जब मैं कराची को देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है, क्योंकि मैंने कराची को वो देखा है। मैं रंछो लाइन में बड़ा हुआ, पला पोसा। और मैंने कराची रंछो लाइन की सड़कों को धुलते हुए देखा है। और जो बंदा सड़कों को धुलते हुए देखे, और वो आज सड़कों पे कचरा और गर्द और सीवरेज बहती हुई और रोड टूट फूट का शिकार हो, तो दिल जलता है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि अब मैं कराची के लिए भी कुछ करूं, क्योंकि कराची ने तो मुझे कहाँ पहुंचा दिया, लेकिन मैंने कराची के लिए क्या किया। तो लिहाजा 2015 से मैंने एक कंपेन शुरू की। हालांकि मैं एक्टिव्स तो थोड़ा बहुत रहा हूँ और कराची के मामलात को उजागर करता रहा हूँ, लेकिन 2015 में मुझे लगा कि अब कराची तबाह हो रहा है। और आज अगर मैं देखता हूँ तो कराची तबाह हो चुका है। यानी 15 में तो अभी मुझे लग रहा था कि तबाह हो रहा है, लेकिन इस वक्त कंप्लीटली कराची तबाह
तबाह, जिसको मैं समझता हूँ कि तबाह हो गया है, तबाह कर दिया गया है कराची को। पैसों की कोई कमी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। सिंध हुकूमत के पास ह्यूज बजट है, लेकिन कितना बजट है सर? इसका भी मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, मैंने ये मैं पहले बता दूं कि मैंने जो ये 2015 में मैंने सोचा कि मैं अब किस चीज़ पे काम करूं या कहाँ से उठाऊं, क्योंकि कराची की मसाइलिस्तान बनता चला जा रहा है और हर तरफ से हर जगह मसाइल मसले का ही प्रॉब्लम है। तो और अगर मैं मसलों की लिस्ट बनाऊं तो वो तो लंबी लिस्ट बनते जा रही थी। फिर मैंने उसमें से सिलेक्ट किया 4 इश्यूज को। मैंने कहा कि इन कोई ऐसी इश्यूज में सिलेक्ट कर लूँ कि जिसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करूं और कोशिश करूं कि इसमें कोई मैं बेहतरी आए, और मैं इसको अवेयरनेस क्रिएट करूं, लोगों तक स्प्रेड करूं लोग के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो 4 इश्यूज में से एक पहला इश्यू जो है वो है गार्बेज डंपिंग और बर्निंग। गार्बेज फेंका जा रहा है, कचरा जलाया जा रहा है और कराची का माहौलियाती तबाही हो रही है। सर कथा कलामी माफ, गार्बेज के लिए तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जिनकी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, वो कचरा उठाती भी हैं, डंपिंग साइट्स पे लेके भी जाती हैं, और आप कहते हैं कि हाँ, कचरा जलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। भाई मैंने अभी ये पिछले महीने की बात है, या ये महीना भी नहीं हुआ होगा, मैंने जहांगीर रोड पर ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर पहले भी बहुत सारी मैंने वहाँ पर एहतजाज किए थे। जाके मैंने एहतजाज किया तो किसी साहब ने कहा कि भाई मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने ये भेजा है और मेरे जानने वाले हैं। बहरहाल वहाँ से उनके एमडी का फ़ोन आया, फिर किसी और का फ़ोन आया, वो कहा कि नहीं नहीं, हम तो कचरा कराची में तो आपको कचरा नज़र ही नहीं आएगा, हमने सारा कचरा साफ़ कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो आप मेरी वीडियोस देख लें, ये कचरा जहाँ पे मैं तो जाता हूँ तो मुझे तो कचरा ही कचरा नज़र आता है। लेकिन बहरहाल तो कहा कि आप आए, हम इसको उठा रहे हैं, और हमने उठा लिया सारा। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया और आप आके देख लें। मैं जब गया तो मैं हैरान हो गया। वजह ये है कि मैंने कहा कि अच्छा, अब उन्होंने जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो कचरा था वो तो उठा लिया। तो मैंने कहा कि यार ये भी तो कचरा है। तो कहना नहीं, ये मलबा है। अरे मैंने कहा यार ये मलबा है तो फिर? कहा ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छा, फिर मैंने वो नाला था, मैंने नाले में कचरा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि यार ये इसमें तो ये तो कचरा है ना। कहाँ कचरा तो है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर कि ये पता नहीं फलां फलां की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नाला है, इसको हम हाथ नहीं लगाते। तो भाई इसका कहना था ये उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे किस इदारे के? सॉलिड वेस्ट अच्छा, के, उन्होंने कहा कि नाले को क्लीन करना हमारी और जिम्मेदारी नहीं है। ये अच्छा। और जो मलबा था, ये जो कचरा, मेरे हिसाब से तो मैं तो कचरा ही समझता हूँ। मैंने कहा यार ये कचरा तो, कहा ये कचरा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये क्या है? तो कहा ये मलबा है। अच्छा, अब इन्होंने कैटेगरियाँ बना ली, और और फिर एरिया के, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे। मैंने कहा भाई मैं तो लेमैन हूँ, है ना, सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये कचरा है, ये मलबा है, और ये नाला है, ये फला चीज़ है ना। मुझे तो ये है कि भाई मुझे सब सफाई चाहिए, है ना। और अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये नहीं कर सकती है, तो मैं क्या, अब मैं किसका, मैं 10 जगह तो नहीं जाऊंगा ना कि भाई अब ये इसने ये कर लिया तो अब ये तो आप मलबा आप उठाओ। अच्छा, ये तो ये कचरा इधर से आप उठाओ। ये तो अब ये मेरा काम तो नहीं है, और मैं तो कोई लेमैन तो नहीं करेगा ना। हमें तो जो भी, हम तो टैक्स देते हैं, तो जब टैक्स देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा काम हो जाएगा। ये नहीं है कि फलां डिपार्टमेंट या फलां डिपार्टमेंट, आप 10 डिपार्टमेंट आप बना लो तो मैं 10 जगह जाऊँगा क्या कि ये आप उठाओ, ये आप उठाओ, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। तो ये इस तरह से ये जो है ना कराची एक का। आम शहरी तो यही सोचता है ना कि उसका मसला हल करने के लिए सरकार है। सरकार किसी भी नाम से काम करे, आवाम का काम होना अब चाहिए। हम का आपकी बात जो आप फरमा रहे थे कि बजट जो है, उस पे थोड़ा रोशनी डालें। अब मैं जैसे मैंने बताया कि ये जो 4 इश्यूज़, तो पहले 4 इश्यूज़ तो मैंने बोल दिया मेरा ख़्याल है। दीजिए आप। बस। अच्छा, अब मैं बजट पे आता हूँ कि देखिए 2013-14 में सिंध हुकूमत का जो बजट था वो 596 बिलियन था। वो इस वक्त बढ़ कर 3056 बिलियन हो गया करंट ईयर का, यानी 24-25 का। और उस वक्त 2013-14 में केएमसी का बजट जो था वो 36 बिलियन था। 36 बिलियन कि जो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 6.1% बनता था, यानी 6% बनता था।
अब इस वक्त क्या नाम है, केएमसी का बजट जो है वो 49 बिलियन है। और अगर मैं 3056 को 49 से हिसाब लगाता हूँ तो ये 1.6% बनता है, यानी 6% से 1% पे आ गया। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आज से करीबन 10 साल कबल जो हुकूमत सिंध से केएमसी का शेयर था वो 6% से जायद था, और इस वक्त जो बजट की मौजूदा सूरत-ए-हाल हुकूमत सिंध की है, उसकी अगर हम आदाद-ओ-शुमार निकालें तो वो परसेंटेज में 1% रह गया है। जी हाँ, 10 साल में तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल ही हुई है, सिर्फ केएमसी के लिए। सिर्फ केएमसी के लिए। ये क्या बात हुई जनाब? ये और उसका असर जो है वहाँ पर हमारे पूरे कराची। यानी कि शहर की एक्सपेंशन हुई होगी, 10 साल में लोग बढ़े होंगे, इन्फ्लक्स बढ़ा होगा बिल्कुल और बजट की कटौती की जा रही है। कटौती हो गई है। अच्छा, अब और इसका आपको एक और मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं, क्योंकि मैं तो पूरे शहर के अंदर जाके प्रोटेस्ट करता हूँ, तो केएमसी का अपनी जो हेड ऑफिस है कि जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते हैं, मेयर भी बैठता है, और उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो एक नाला जा रहा है। वो नाला जो है ना सालों साल से भरा हुआ है कचरे से, तो यानी वक्तन फ़वक्तन वो साफ कर देते हैं, लेकिन ये कि वो सब साफ रखा नहीं जा सकता। उसकी वजह है कि क्योंकि केएमसी भी बेबस है, ना उसके पास पैसे हैं। और और दूसरा ये भी मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि 2013-14 में एक केस लॉन्च किया गया था, जो पावर्स केएमसी के और टेक ओवर कर लिए थे सिंध गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में या किसी सन में ये फैसला रिजर्व किया था, महफूज कर लिया था। महफूज कर लिया था फैसला। और इसका पिटिशनर कौन था? पेटिशनर अब वो पॉलिटिकल हो जाएगी, सियासी जमात बात कहना तो चाह उनको सियासी जमात थी, ठीक हो गया। है ना? फरीक बनाया किसको गया था? बनाए फरीक सबको बनाया, सिंध गवर्नमेंट को और सबको। राइट। और और ये आर्टिकल मौजू पे बनाया गया था कि जो आर्टिकल इख्तियारात शहरी हुकूमत से लेके सिंध हुकूमत को दिए गए। वो देगा था, और वो जो 2017 में से फैसला महफूज किया गया महफूज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान में। और ये आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल आर्टिकल 140 की खिलाफ खिलाफ वर्जी है। वर्जी है। तो फैसला जो महफूज किया था वो, उसका फैसला फिर अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2022 को। और उसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस वक्त के चीफ जस्टिस उसको बेंच को वो कर रहे थे, हेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ गुलजार अहमद साहब गुलजार अहमद साहब, उन्होंने ये फैसला महफूज जो था उसका अनाउंस किया। और उसमें ये कहा कि भाई ये जितने भी जो लॉ बनाए हैं वो आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इनको सबको सही करें, यानी कि वो इख्तियारात वापस किए जाएं वापस शहरी या बल्दियाती हुकूमत को। बोल दिया 2022 फरवरी का फैसला है। 2005 तो सर उस पे अमल दरामद कितना हुआ? जीरो। उसके ऊपर कोई भी मेरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर्स को 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, अमल दरामद कोई नहीं किया गया। वो नहीं किया बिल्कुल। इसमें और डायरेक्टर्स आए होंगे सिंध गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट और मुतालिका इदारों को। मुतालिक है। सिंध गवर्नमेंट सर ये तो आप बहुत बड़ी बात ढूंढ के खोज के लाए। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ही ने वो लॉ बनाए हैं, तो वो लॉ को रिवाइज भी वही कर सकती है। तो उन्हीं को ये आर्टिकल 140 को कंप्लाई करने के लिए कहा गया। और आर्टिकल 140 जो है वो लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड है, कि और लोकल गवर्नमेंट को जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल पावर्स दिए जाएंगे उस आर्टिकल के। सर इसी आर्टिकल की बुनियाद पर जो सियासी जमातें वोट हासिल करती हैं, अपना मंशूर बयान किया करती हैं आवाम तक कि हम शहरी हुकूमत को एम्पावर करेंगे, आपके घर की दहलीज तक आएंगे, मगर आप कह रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा हो गया और ये अख्तियार हालांकि कोर्ट ने कह दिया फिर भी वापस नहीं किए गए। नहीं किए। और ये बड़े अफसोसनाक बात है। और दुनिया के अंदर ये कहीं पे भी इस वक्त जो सिचुएशन है ना, बल्कि मैं एक शेर सुना हूँ ये अपने जॉन एलिया साहब का, कि जो रद्द हुए थे कई सदी पहले इस जमाने में, जो रद्द हुए थे कई सदी पहले इस जमाने में, वो आज मुसल्लत हैं हम पर इस जमाने में। सर आपने अपनी बात का इख्तिताम एक शेर पे किया था, मैं चाहूंगा वहीं से सिलसिला कलाम जुड़े, मगर उससे पहले हमें ये बताएं कि जो आपने बात की कचरे के हवाले से, इसके अलावा भी 3 शोबाजात हैं जिसके अंदर एक सेवेज है, एक रोडों के हवाले से और दरख्तों की कटाई जिस पे आप बड़ा एक्टिव रहते हैं। इन मौज़ूआत को भी प्लीज ज़ेर बहस लाएं। मेरे ख्याल में एक और शेर भी जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं भूल ना जाऊं, ये हिमायत अली शायर साहब का है शेर।
और ये पॉसिबली मेरे ख्याल है 1983 की बात है। वो जो मुझे याद आ रहा है अब कि ये लूट मार कत्ल खून, ये लूट मार कत्ल खून पहले भी हुआ करती थी, अब भी हुआ करती है। ये चलिए इस बात को मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि जो आपके बाकी 3 शोबाजात जिन पे आप बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं वो क्या है? देखिए जैसे कचरा है फॉर एग्जांपल, तो कचरे पे भी मैंने बहुत काम किया कि, और मेरा ये ख्याल है कि अगर एक कचरा कराची से उठ जाए तो बहुत सारे जो दूसरे मसाइल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सर क्यों उड़ जाएगी? क्योंकि जरा वजह क्या काम उसकी और कम है हुकूमत को करने को, उसकी जो कचरा ही उठाते थे। अच्छा, और मैंने फिर इस सिलसिले में मैंने ये किया कि रेलवे ट्रैक को अगर आप देखेंगे कि केमाली से लेके लांडी और मलिर व आगे भी, तो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मैंने वहाँ पहले तो प्रोटेस्ट करता रहा, फिर 16 में 15 में 2015 में मैंने कंप्लेन की विफाकी मोहतसब में अच्छा, कि भाई ये कचरा जो है ना ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको उठवाएं। तो बहरहाल यानी कि रेलवे ट्रैक के ट्रैक अतराफ जो कचरा है उसको ख़त्म उसको उठवाने के लिए आप कोर्ट चले गए, मैं मुहतसिब चले गए, मोहतसब मुहतसिब चले गए। फेडरल मोहतसब अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं वही वक्त तो नहीं है जिस वक्त सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए भी अहकाम दिए गए थे आसपास कमोबेश? कराची में सर्कुलर रेलवे के लिए भी कहा गया था। ये तो ये फ्रॉड है सर्कुलर रेलवे का जो है ना, वो तो हर बजट भी और हर उसके अंदर ये हर 2-4 1 साल के बाद सिंध गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी ये हमें लारे लपे देते हैं कि फलां प्रोजेक्ट कराची का फलां नहीं, कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि सर्कुलर रेलवे फाल की जाएगी। इसका भी मैं आपको अब चलिए आप बात मुकम्मल से करें, फिर क्या हुआ जब आप मोहतसिब अच्छा, चले गए? मैं मोहतसब पे गया तो वहाँ पर से मैंने एक ऑर्डर उन्होंने पास किया कि भाई जो रेलवे ट्रैक के साथ कचरा है वो उठाएं और फटभर कचरा यहाँ पर नहीं फेंकेंगे। अच्छा, और ये ऑर्डर पास हुआ पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इनकी कस्टोडियन नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान कस्टोडियन है रेलवे की और है ना, जमीनों की। तो उसकी उनको ऑर्डर पास हुआ। तो और फिर उनका मौक़िफ़ ये था पाकिस्तान रेलवे का कि भाई ये कचरा तो सिंध गवर्नमेंट फेंकती है, अब हम क्या करें, हम उसको कैसे रोकें। बहरहाल वो चक्कर वो चलता रहा और वो नहीं हुआ। फिर मैंने 1 जनवरी 2017 यानी कचरा नहीं उठा, मोहतसिब साहब की बात कुछ खाली गई। कुछ भी नहीं। फिर मैंने 2017 में 1 जनवरी 2017 में एक सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि भाई ये इनका जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो लिहाजा आप ऑर्डर दें। तो बहरहाल वो कभी उसके नंबर नहीं आता था, फिर मैं अर्जेंट एप्लीकेशन करता था, फिर वापस नंबर आता था, फिर भी वो चलता चलता चला गया। फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई आप तो उस वक्त 70 को क्रॉस कर गए हैं, तो 70 ईयर्स के ऊपर वाला जो है ना उसको रेड अलर्ट मिलता है, और रेड अलर्ट के हिसाब से अगर आप वो उसको अप्लाई कर देंगे तो ये है कि आपको अर्जेंट एप्लीकेशन प्रायोरिटाइज हो जाएंगे, आएगी, प्रायोरिटाइज हो जाएंगे, और हर हर महीने उसकी वो आ जाएगा, समाप्त की होगी। समाप्त होगी। तो मैंने खैर वो रेड अलर्ट कर दिया। जब रेड अलर्ट कर दिया तो हर महीने आना शुरू हो गया। जब हर महीने आना शुरू हो गया तो फिर 2019 मई 2019 को सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया आपकी पटिशन के अगेंस्ट। मेरे पिटीशन पे जबरदस्त। ऑर्डर पास किया, और सिंध हुकूमत को कहा कि ये कचरा रेलवे ट्रैक के साथ जो है वो 6 महीने के अंदर ख़त्म करे। उठा कि नहीं उठा? उठाया नहीं, उठाया। सर मेहनत यहाँ भी रह गई चली गई आप। है बिल्कुल। भाई कराची को कोई देखने वाला 2019 का सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा, उस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो जरा दोहरा दें, हुक्म किसको दिया गया था? हुक्म लोकल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को दिया गया था कि कचरा उठाएं। तो आपने दोबारा बताया कि ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? जी हाँ, वो फिर कोर्ट में गए, लेकिन ये कि अब यहाँ तो जो अब मैं क्या कहूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उल्टा मुझ पर ही लग जाए, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आता कि कानून क्या है, कानून किस तरह से चल रहा है। आपने तो रिकंटेस्ट नहीं किया? मैंने फिर जो है ना मैं कंटेस्ट करता रहा, लेकिन फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एंड में मुझे ये पता 2 साल पहले वो मेरी पिटीशन ही उन्होंने वापस खारिज कर दी? खारिज कर दी। यानी आप हैरान होंगे, है ना। और मुझे कहा कि वापस मुहतसिब के पास जाओ, फला 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 कोई लॉ कर दिया कि भाई ना ये लॉ है, ये लिहाजा आप वापस जाओ।
ये यूं हो गए यूं हो गए। और फिर आपने हथियार डाल दिए या आपने? फिर मैंने छोड़ दिया। वजह ये है कि भाई वहां से तो मैं आया था, यहाँ पर वहां नहीं हो रहा था, तभी तो मैं सिंध हाई कोर्ट में आया ना। तो सर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी मौजूद है, आप वो क्यों नहीं खटखटाते? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में मैं इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि आप जाओ मुहतसिब के पास। अब मैं फिर मुहतसिब के पास जाऊं, फिर वो जो भी ऑर्डर दे, फिर वापस मैं सिंध हाई कोर्ट में जाऊं। सुप्रीम कोर्ट में तो तब जा सकता हूँ कि जब मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा ख़त्म हो गया हो मेरे पास। तो अभी तो वो तो खुला हो गया, खुला रह गया। तो लिहाजा मतलब है कि मैं तो कहीं कहीं नहीं हूँ ना। हाजी साहब, तो इस पीराना साली में कितनी मेहनत कर रहे हैं, कभी कोर्टों में जा रहे हैं, कभी मोतसिब जा रहे हैं, कभी प्ले कार्ड्स लेके रोडों पे खड़े हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? कौन सी ऐसी अंदर आपके एक आग है जो आपको चैन से नहीं बैठने देती? क्या वजह है कि इस शहर को कितनी मोहब्बत है आपको इस शहर से? देखिए ना, ये इसी से ज़ाहिर हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं 2015 से रेगुलरली प्रोटेस्ट भी जारी है मेरी, रोडों के ऊपर प्ले कार्ड लेके खड़ा होता हूँ। अच्छा ये बताएं, कामयाबी कितनी मिली आप? ज़ीरो, कोर्टों से बात नहीं कर रहा, आपके एहतजाज के नसीब में क्या कामयाबी मिली है ज़ीरो अभी तक? अभी तक। मगर हिम्मत जवान है। लेकिन हिम्मत जहांगी बिल्कुल। मैं जान अपनी मैंने ये तय किया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये प्रोटेस्ट करता रहूंगा। अब वो ये मार दें मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि जब तक जिंदा हूँ मैं करता रहूंगा। अच्छा, हमने ये देखा कि आपकी बाज़ वीडियोस जो कि आप सोशल मीडिया पेज पे अपने पोस्ट करते हैं, आपके बच्चे, पोतियाँ, नवासियाँ, हत्ता कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी साथ हैं। इस सारे मामले में अपनी फैमिली को लेके आप क्यों आ गए? फैमिली को तो लोग इन मामलात से दूर रखता है। नहीं, वो उनको भी इंटरेस्ट था। अब जो फैमिली मेरी जो है अब बच्चे भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, मैं उनको दूर रखता हूँ। लेकिन एक आध दफ़ा दो दफ़ा कभी चलो भाई अब इनके भी क्या नाम है मान लूँ ये भी आ जाए, ताकि ये जब बड़े होंगे तो इनके जहन में भी हिम्मत होगी कि भाई मेरे दादा जो थे वो तो सड़क पे आ जाते थे, हम भी आएंगे। अच्छा, हमने एक कतला कलामी माफ़ एक पोस्ट देखी, इसमें कोई गालिबन चीफ जस्टिस आपके साथ खड़े हुए थे, एहतजाज कर रहे थे। वो क्या मामला था और वो साहब कौन थे? एक्चुअली शायद ये जो शहीद मिल्लत फ्लाईओवर है, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर दरख्तों की कटाई हुई। तब की बात? और ये अभी रिसेंटली बात है, यानी मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर ही की बात है। तो दरख्त काट दिए, दरख्त जिंदा दरख्त। और जिंदा दरख्त, और ये दरख्त सारे नीम के दरख्त थे। यानी नीम के दरख्त, क्योंकि यहाँ तो माफियाज हैं ना, और माफिया वो सड़क लकड़ी के चक्रों में और ये सब मिल के और ये दरख्त काट के और बेचते हैं। नीम का दरख्त तो नीम छाया देता है, यानी छांव होता है, छाँव होता धूप में चलने वालों के लिए रहमत होता है। और है। ये भी नीम का भी, और हर दरख्त जो है वो फायदेमंद ही है, कोई दरख्त ऐसा नहीं है कि जो आपको नुकसान देता हो। अच्छा, तो हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और मेरे साथ अर्बन रिसोर्स सेंटर के कुछ बच्चियाँ और वो भी मेरे साथ आ गई थी। तो उन्होंने कहा हम भी आप लोगों के साथ वो खड़े होंगे, तो वो भी खड़े थे। तो वहाँ से चीफ जस्टिस रिटायर जो थे जमाली साहब, वो वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर वो आके मेरे साथ खड़े हो गए प्रोटेस्ट के अंदर। तो उसकी भी पिक्चर वगैरह भी ली थी, तो वो भी रिकॉर्ड पर है। तो यानी दरख्त का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कराची में हर किस्म के दरख्त काटे जा रहे हैं। यानी बे- बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है कि क्या ये कोनोकॉर्पस का दरख्त है, वो नुकसानदेह है। जनरेटर के वो नुकसान करता है, झूठ है, पानी चूस लेता है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, पानी का जहाँ तक ताल्लुक है ना ज़मीन का, तो वो तो ये कोनोकॉर्पस वो दरख्त है कि जो नमकीन पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो भी उसके ऊपर भी यानी वो जिंदा होता है। कोनोकार्पस माशरे के लिए बेहतरीन नुकसानदार नहीं है। बेहतरीन दरख्त है। और प्रोफेसर इकबाल शम्स साहब, जो इस कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट कोनोकॉर्पस के बारे में डाली है, और वो मैंने अपने पेज पर भी डाली थी कि कोनोकॉर्पस कोई नुकसानदेह नहीं है, और उन्होंने कहा इसको मत काटें, क्योंकि कोनोकॉर्पस भी वो दरख्त है कि जो वो फायदेमंद है। और एक बड़ा दरख्त 4 आदमियों को फ्री ऑक्सीजन देता है, और एक बड़ा दरख्त 22 किलोग्राम एयर पोल्यूशन जो है वो कम करता है। तो अब अगर आप कोनोकॉर्पस को हजारों की तादाद में काट देंगे तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा,
फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी लोगों को। अच्छा, यहाँ एक और बात मुझे याद है कि मेरे ऊपर हमला भी किया है। अरे, इस बुजुर्ग हस्ती पर हमला भी हुआ? और ये पिछले साल की बात है, मई 2024 पे, अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल मई का ही महीना था। तो मुझे पता चला कि शहीद मिल्लत रोड पर जेल चौरंगी के आगे वहाँ पर वो सारे दरख्त उन्होंने काट दिए। तो मैं कोशिश मेरी ये होती कि मैं उस दिन न जाऊँ, क्योंकि कन्फ्रंट तो मुझे करना नहीं है, मैं अकेला होता हूँ। तो वहाँ 10-20 आदमी ये लोग होंगे तो मारामारी हो जाएगी, और वो मैं तो अकेला हूँगा, तो मैं तो उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, और ना मेरे मुकाबले का कोई प्रोग्राम होता है कि मैं लोगों को लेके क्योंकि आप यकीन रखते खामोश पुरअमन खिलाश है। एग्जैक्टली। तो मैंने दूसरे दिन मैं वहाँ गया। जब मैंने दूसरे दिन गया तो वो लकड़ी तो वो उठाकर पिछले दिन ले गए थे, क्योंकि वो तो कीमती है ना, वो बिकती है, अच्छे पैसे मिलते हैं उसमें। तो बहरहाल, और जो बाकी जो कचरा था वो निकाल रहे थे, उठा के लेके जा रहे थे। तो बहरहाल मैंने सोचा कि यार वो बहुत दूर है, मैं उधर एहतजाज करता हूँ। तो मैंने एहतजाज कर रहा था, तो इसमें वो लोग आ गए 10-15 आदमी, और मेरे साथ बदतमीजी की, और फिर मारने की कोशिश की। तो जब जैसे वो किया मेरे पे अटैक, तो मैं गिर गया। तो गिर गया तो लोग जमा हो गए, वहां पर लोग जमा हो गए, और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये वो, तो मारो सालों को। तो वो भाग गए सब। बहरहाल FIR भी मैंने कटवाई, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। वजह है कि अब मैं इन चक्रों में तो नहीं जाना चाहता। आप अपनी जद्दोजहद अपनी पुरअमन अंदाज से जारी रखना चाहते हैं। जारी रखना। अच्छा राजीव साहब, वो बात हमारी दरमियान में रह गई जो आपने जिक्र किया था कि जो बाकी शोबाजात हैं सेवेज के और रोडों के हवाले से, और जो शहर के नालों के हवाले से, वो बात भी प्लीज आप थोड़ा सा बयान कर दें। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि सिंध हुकूमत के पास बजट की कमी नहीं है। अच्छा, अब ये अभी अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मेयर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को कि भाई 100 बिलियन दिलाएं अपने फेडरल गवर्नमेंट से, इतने है ना, फेडरल गवर्नमेंट से 100 बिलियन दिलाएं। जहां मैं एक बात बताऊं आपको कि करंट ईयर में फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिंध गवर्नमेंट को शेयर दिया है, तो हर सूबे को NSC अवार्ड की बात करें। अवार्ड की बात कर रहा हूँ, हर गवर्नमेंट को, हर प्रोविंस को देते हैं। इस एक साल के अंदर 1901 बिलियन दिया है, हुकूमत सिंध के अकाउंट में मुंतकिल हो चुका हुआ है। मुंतकल हो चुका है 1901। अब 100 बिलियन तो कोई पेनी है ना। जी, इतना बड़ा फिगर है। ये तो एक बात हो गई। अब ये जो 1901 बिलियन जो दिया गया है, ये 82% जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया है। यानी कराची की 82% पॉपुलेशन पूरे के सूबे के मुकाबले में जी हाँ, उस बुनियाद पर दिया गया है। जी हाँ। तो हमारी 36% पॉपुलेशन है सूबे की, सूबे की, है ना। पाकिस्तान की पाकिस्तान तनाजुर में तनाजुर में, कि सूबे की तनाजुर में हमारी 36% है। बेहतर। तो 36%, इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ने 1901 बिलियन में जो है हमारा हिस्सा जो है, वो तकरीबन 571 बिलियन हमारा शेयर है। जी, कराची यानी कि कराची का सिर्फ कराची का, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत सिंध को दिया है हुकूमत को दिया, वो कहाँ है? 542 मिलियन। 571 बिलियन, 571 बिलियन रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने हमारा हिस्सा सिंध गवर्नमेंट को दे चुका हुआ है। दे चुका है करंट ईयर में। सर उस पैसे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, कि अब आप सोचे कि 571 बिलियन का है, वो कहाँ गया, हमारे पैसे कहाँ गए? 571 मिलियन रुपया बिलियन, बिलियन यानी अरब, हुकूमत सिंध को वफाकी गवर्नमेंट दे चुकी हुई है करंट ईयर में, इस फिस्कल ईयर में। करंट ईयर में। हुकूमत सिंध को जो रुपया वफाकी हुकूमत से मिला है, अपनी बात वहीं से जोड़ी सब। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मेयर साहब गवर्नर सिंध को कहते हैं कि 100 बिलियन दिलवा दें कराची के लिए। भाई 100 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। 1901 बिलियन सिंध हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर दिया है, और उस शेयर का जो शेयर दिया जाता है वो है 82% पॉपुलेशन के बेसिस पे। और अगर मैं उसका हिसाब निकालूं 82% पॉपुलेशन के बेसिस पे, और कराची की जो पॉपुलेशन सिंध की है वो 36.6% है। पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं, कराची, कराची सिंध 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 की। सिंध की। तो जो 1901 बिलियन मिला है, उसमें से हमारा जो हिस्सा बनता है वो 571 बिलियन बनता है। यार 571 बिलियन अगर हमारा हिस्सा है, तो पहले वो तो यूज करो ना। आप 100 बिलियन कहते हो और दे दो, भाई क्यों दे फेडरल गवर्नमेंट?
जबकि सारा जो काम है, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो तो प्रोविंस के हवाले कर दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट के पास अब उसके लिए पैसे भी नहीं इतने ज़्यादा। सर अगर हकीकतन यही अमाउंट जो कि आप बता रहे हैं 571 मिलियन रुपए का, बिलियन मिलियन रुपए का, बिलियन बिलियन बी बिलियन, बिलियन यानी कि मिलियन भी नहीं बिलियन, बिलियन जी। 571 बिलियन। अगर ये रुपया हकीकत जैसा कि आपका दावा है ये रुपया हुकूमत सिंध को मिला है तो सर ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें तो शायद कुछ मजीद मांगने की या मजीद पैसों की जरूरत ही ना हो। जरूरत ही नहीं है। और यहाँ ये एक और बात बता दूं कि कचरा जो अगर निकालें, कचरा उठाने के लिए तो 14,000 15,000 टन पर डे कचरा कराची का बनता है। और ये 14,000 15,000 टन कचरा अगर उठाए ना, तो मेरे हिसाब से मेरा अंदाजा ये है कि 35 से 40 बिलियन का अमाउंट चाहिए। यानी अगर कचरा जीरो करना है, जीरो यानी मैं ये कह रहा हूँ जीरो कर रहा कचरा कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। ये नहीं है कि ये मलबा है, ये कचरा, ये हर चीज उठ जाएगी। तो अगर कचरा उठ जाए कराची में, तो कचरा कराची के सारे मसाइल, बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। वजह ये कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि कचरा जो है क्योंकि उठता नहीं है, तो लिहाजा वो नालों में, नदी नाला वो जो भी है वहां पर जाके फेंक देते हैं। अब वो फिर नाला है वो बंद हो गया। अब नाला जब बंद हो गया तो सेवरेज ओवरफ्लो होगा। सेवर ओवरफ्लो हुआ तो रोड के ऊपर आया तो रोड टूट टूट जाता है। तो ये सारी साइकिल है कचरे की वजह से। बुनियादी मसाइल की जड़ कचरा है। कचरा है, बुनियादी मसला है, मसला ही कचरा है। और अगर कचरा ना हो तो नाला भी साफ रहेगा, और नाला साफ होगा तो सेवरेज नहीं बहेगा, सेवरेज नहीं बहेगा तो रोड नहीं टूटेगा। ताली साहब आपने जो बातें की उनके मुताबिक तो हमें जो पिक्चर एक आम सुनने वाले, एक आम नाज़िर को, एक आम व्यूअर को आती है वो ये आती है कि इदारा भी है जो कि कचरा उठा सकता है, पैसे भी हैं, उसके बावजूद कचरा है तो फिर रोड भी टूट रहा है, सीवेज भी हो रहा है, नाले भी जाम हो रहे हैं। इन सब मसाइल का जामे हल क्या देखते हैं आप? जामे हल जैसे मैंने कहा कि 1 फरवरी 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके ऊपर अमल दरामद होना जरूरी है। उसके बगैर ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपने ये जो जद्दोजहद की है, इस आपकी 80 साल की उम्र के अंदर आपके हमनवा कितने लोग हैं? यानी कि सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं? कितने लोग आपके हम आवाज़ हैं? मैं एक्चुअली अगर मैं पुरानी बात से उससे शुरू करूं तो पहले मैंने अपना पर्सनल आईडी शुरू किया था फेसबुक पे। फिर मैंने ग्रुप भी बनाया फेसबुक पे, पेज भी बनाया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि फेसबुक पे कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कहते हैं कि पैसे दो बूस्ट करो वरना नहीं। तो मैंने पैसे तो खर्च करने नहीं थे मैंने। वजह ये कि मैं कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो मेरी थी नहीं कि मैं उसमें खर्चा करूँ, कोई कमाने का तो काम था नहीं। दूसरा तो फिर मैं ट्विटर पे चला गया, वहाँ काफ़ी फॉलोअर हुए और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और उसके ऊपर काफ़ी एक्टिविटी भी रही। लेकिन फिर ट्विटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गए तो पिछले साल, तो फिर वापस मैं रिवर्ट बैक होकर फेसबुक पे आ गया हूँ, तो पेज पे चला रहा हूँ। और पेज पर मेरे जो है तकरीबन 40,000 40,000 लोगों की हम आवाज़ हैं। हमने आवाज़ बहुत बड़ा नंबर है सर ये। डेली, मतलब है ना कि मतलब कि व्यूवर्स भी 1,000 1,500 2,000 व्यूवर्स भी आ जाते हैं। बल्कि जब मैं अभी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और मैंने वो पोस्ट डाली थी, तो वो 52,000 लोगों ने उसको व्यू किया था इस पर अपने फेसबुक बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और इस तरीके से। तो सर इतनी बड़े लोगों की आवाज़ आपके साथ है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि नतीजा सिफ़र है। नतीजा सिफर इसलिए है कि देखें ना, अब लोग घबराए हुए हैं, लोग कंफ्यूज भी हैं और लोग घबराहट भी है। और इ- क्योंकि मेरे पास तो मैं जब प्रोटेस्ट करता हूँ तो कभी कभी लोग आते हैं, वो कहते हैं कैमरा बंद कर दो, ये कर दो, फिर कहते हैं कि भाई वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। डराया धमकाया जाता है आपको। नहीं, डरा नहीं, वो मतलब वो खुद डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो, लेकिन आपको कोई उठा लेगा, कोई मार देगा, ये करेगा, वो तो करेगा। आपको डर नहीं लगता? तो भाई मैंने कहा ना कि मेरी उम्र तो अब ऐसी है, मुझे जाना ही है। यानी अब मैं तो उस वक्त सोच रहा था जब 75 का था, यानी 70 का था। मैं ये सोच रहा था कि साल 2 साल वैसे ही जिंदगी है ना, वो 80 को हो जाऊंगा, ये तो मैंने सोचा मगर भी नहीं कुदरत था तो ना। आपसे क्या काम लेना है और क्या सोच के बैठी है, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। बल्कि यहाँ एक और बात बताऊं मैं आपको।
दुनिया में सिंगल पर्सन साइलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ आप हैं। अच्छा ये बताएं, 80 साल की एज पे 80 साल की उम्र में कि ये जो आपके एहतजाज का तरीक़ेकार है, इसमें आप एक यूनिक है मेरा। मैंने यही सोच के मैंने ये किया था सारा कि मैं यूनिक वे में करूं। यानी भाई अगर मैंने जमा कर दिया सबको ये वो तो पॉलिटिकल हो जाएगा सारा, एक बात। तो दूसरा है कि मुझे पैसे तो कमाने नहीं थे। पर आपको पता है एक सिंध और कराची में, कराची और सिंध के अंदर 8,500 एनजीओज बनी है। 8,500 एनजीओज। ये कितने अरसे के आदाद-ओ-शुमार हैं? मतलब अब ये तो इसके ईयर वाइज तो मेरे पास नहीं है इसका, लेकिन या इस वक्त जो रजिस्टर्ड इस वक्त जो है वो 8,500 हैं। ठीक है। अब आप सोचें, लेकिन ये मुझे बताएं कि कौन सी एनजीओ है जो ये कचरे के खिलाफ बोल रही है? कौन सी एनजीओ है कि जो सेवरेज ओवरफ्लो हो रहा है उसके खिलाफ बोल रही है? खाना खिला रही है बाज़ एनजीओज़। भाई ये सारी कॉमर्शियल है ज्यादातर। वो तो पैसा कमाने हैं, कॉमर्शियल का मतलब तो पैसा कमाना होता है ना। और बाकी या तो डरे में है ये कॉम्प्रोमाइज़ है। या कॉम्प्रोमाइज है। आप जो है अकेली जद्दोजहद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को अलग रखा है, अकेला, है ना। और यूनिक वे में अपने करते रहो। अब कोई सुनता सुने ना सुने, अल्लाह तो सुनते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने बड़े अच्छे अंदाज से अपनी जद्दोजहद को जारी रखा हुआ है। आप मुहतसिब भी गए, आप कोर्ट भी गए। क्या आपने कभी हुकूमती लोगों से इस हवाले से बातचीत करने की, मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? या उनकी तरफ से आपको कभी अप्रोच नहीं किया गया? मैंने मुलाकात करने की तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने खतों किताबत सबके साथ की। अच्छा, किस-किस के साथ ज़रा बताएं तो? कोई भी ऐसा इदारा नहीं है कि जिसको मैंने खत ना लिखा। नाम लें कुछ यानी इदारों के। स्टार्ट में करूं तो मैंने गवर्नर सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध, लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है ये उनको, फिर सिंध हाई कोर्ट को लेटर लिखे, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी का तो जवाब आया होगा। जवाब तो वो कि भाई मैंने हमने उधर भेज दिए, तुम्हारी दरखास्त उधर भेज दी है। या अगर सिंध गवर्नमेंट या उधर का मैं देखूं या गवर्नर सिंध का देखूं तो वो कि आपकी दरखास्त उधर भेज दी है, मेरे दरखास्त उधर भेज दी। लेकिन है क्या अमल दरामद तो जो सामने है वो तो कुछ भी रिजल्ट ज़ीरो है। यहाँ ये भी बताऊं कि मैंने बल्कि 2015 में मैं अपने क्या कहते हैं मज़ार कायद पे मैं गया। और आज भी, अभी मैंने पिछले महीने में जाके मैंने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि सेम कंडीशन अभी भी है। मज़ार कायद जो है वो हेरिटेज जगह है, हेरिटेज डिक्लेयर्ड है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। मैंने उनको भी लेटर लिखे थे और उनको, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैंने सिंध हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन करके डाला। फिर डालिए। नहीं, वो 2015 की बात, 15 की बात पुरानी है। बात कर रहा हूँ, अच्छा। 2015 में। तो खैर मुझे वहाँ उस वक्त ये बताया गया था कि भाई आपकी जब बारी आएगी तो आएगी। तो मैं इंतज़ार करता रहा। फिर 6 महीने साल के बाद मैं वहाँ गया, भाई यार कि ये बारी कब आएगी अब, है ना। तो उन्होंने कहा कौन सी बारी? अरे मैंने कहा यार मैंने ये जो ये डाला है, ये रसीद है इसकी, ये वो। कहा नहीं नहीं, ये तो वो तो ये तो कोल्ड स्टोरेज में चली गई। अच्छा, मैंने कहा ये क्या होता है, तो अब मैं क्या करूं? तो कहा आप एक नई दरखास्त दे दो। मैंने कहा नहीं, नई दरखास्त तो मैं नहीं दूंगा, मैं तो इसी के ऊपर मुझे जवाब दो तो फिर मैं जवाब करूंगा। तो खैर मुझे जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि आप लॉ फॉलो करें। समझे ना, कि फला 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 यूं करो। अब यार भाई, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन अगर मैंने किए तो, और वो भी आप देखें किस इदारे के लिए मैंने किए, और मैंने पिक्चरें ये वो सब चीज़ें दी, तो उसके ऊपर कोई तो एक्शन हो ना, या कुछ तो करना चाहिए। बहरहाल भाई वो तो माई बाप हैं, हम क्या कर सकते हैं। आपने कुछ बातों का ज़िक्र किया था और आपने कहा था कि सिंध हुकूमत कुछ टैक्स भी कलेक्ट करती है और कुछ फिगर्स आप देना चाह रहे थे, ज़रा वो भी हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बयान करें। देखिए, अगर सिंध हुकूमत के टैक्सेस पे हम बात करें तो 2013-14 में सिंध हुकूमत के जो टैक्सेस थे वो 120 बिलियन थे। अच्छा, यहाँ ये भी बता दूं कि जो कहा जाता है अखबारों के हिसाब से कि 95% जो सिंध के टैक्सेस जो हैं वो कराची से वसूल होते हैं, यानी 95। क्या ये बात दुरुस्त है? ये अखबार बिजनेस रिकॉर्डर तो यही बता रहा है, और जनरली भी यही है, एक आम तासुर है। आम तासुर है कि 95%।
तो 120 बिलियन था, वो इस साल बढ़ बढ़ कर 619 बिलियन हो गया। अब भाई अगर 619 बिलियन तक पहुंच गया है तो हमारा हिस्सा कहाँ है? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो टैक्स 2013-14 में हुकूमत सिंध जमा किया करती थी, आज उससे कहीं गुना बढ़ के 619 मिलियन हो चुका है। बिलियन 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 बिलियन। बिलियन, हाँ। यानी एक बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, जी, है ना? तो ये मैं बिलियन की बात कर रहा हूँ सारी। ये तो बहुत बड़ा फिगर है। वही तो कह रहा हूँ, इतना ह्यूज है। और ये रकम उस रकम से हटके जो वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को दे रही है, जी हाँ। ये अपनी टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जो कि हुकूमत सिंध ने शहर से किया है। तो क्या आप समझते हैं कि इतनी रकम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है शहर के लिए? भाई ये तो शहर के पूरे सूबे के लिए? पूरे सूबे के लिए होना चाहिए, लेकिन बहरहाल स्टार्ट तो हम कराची से करें, क्योंकि हम कि जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है। और अगर कराची में सही होगा तो पूरे सूबे में फिर वो उसकी जो है पहुंच होती चली जाएगी और बेहतरी आएगी। लेकिन अगर कराची में ही नहीं होगा तो कराची को तो आपने लाड़खाना बना दिया, तो लाड़खाना तो लाड़का नहीं रहेगा ना। अच्छा रागी साहब, ये जो आप फिगर्स हमें दे रहे हैं, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज है कि इतनी रकम हमारे हुकूमतों के पास है, उसके बावजूद कराची, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा, कि बिल्कुल तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है और आपकी उम्र पाकिस्तान से भी ज्यादा है। आपका दिल कितना कुड़ता होगा इस सारी सिचुएशन को देख के, इन हालात को देख के? आप इससे अंदाजा लगाएं ना कि मैं इस उम्र में भी प्ले कार्ड लेके खड़ा होता हूँ, एहतजाज। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि कितना दिल रो रहा है कराची को देखकर, कराची के हालात देखकर। और फिर जब ये मैं देखूं कि भाई पैसे की कमी नहीं है, तो कहाँ जा रहे हैं ये पैसे? अब्दुल हमीद डालिया साहब, इस शहर को आपने, जैसे कि आपने बताया कि धुलते हुए भी देखा है, आज इस शहर को आप डूबते हुए देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है आपकी निगाह में, या कोई ऐसा शख्स, या कोई ऐसी सियासी जमात, या कोई ऐसा इदारा जो इस शहर को दोबारा से जिंदा कर सके? क्योंकि यही शहर मुल्क की माशी रीढ़ की हड्डी, माशी हब कहलाता है। देखिए, ये कराची जो है वो इकोनॉमिक हब भी है। और कराची, ये भी मैं बताता चलूं कि इतनी बर्बादी के बावजूद कराची, आप हैरान होंगे कि 10 जो टॉप एक्सपोर्टिंग मिले हैं पाकिस्तान की, 10 उसमें से 6 कराची से। अच्छा। यानी इन कंडीशंस में भी, तो अब आप सोचें कि अगर कंडीशन बेहतर हो तो कराची कहाँ जाएगा? यानी पूरे पाकिस्तान की जो 10 बेहतरीन एक्सपोर्टिंग मिल्स हैं, उसमें से 6 कराची में। कराची की। यानी कि इन हालात के बावजूद हम लोग ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये और अगर हालात बेहतर हो जाए तो सर क्या नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा? और पाकिस्तान की बर्बादी, कराची की बर्बादी पाकिस्तान की भी बर्बादी है। ये भी मैं आप ये आप कहना चाहता हूँ कि कराची की बर्बादी पाकिस्तान की भी बर्बादी है। और अगर कराची बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब्दुल हमीद डागिया साहब की ये गुफ्तगू बहुत से नए ज़ावियों को जन्म देती है, जिसके अंदर ये सवालात एक आम शख्स के ज़हन में आते हैं कि जब इतना पैसा मौजूद है वफाकी हुकूमत की तरफ से, हुकूमत सिंध सूबाई हुकूमत की तरफ से, उसके बावजूद कराची तनज़्ज़ुल की जानिब क्यों है? इस गुफ्तगू को हम मज़ीद जारी रखेंगे एक अगली नशिस्त में, मगर आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम बेशुक्रगुज़ार हैं अपने मोहतरम गेस्ट जनाब अब्दुल हमीद डागिया साहब का, जो अपनी तफ़सीरात और इस पीराना साली और हालिया ऑपरेशन के बावजूद इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जिंदा रहे ता क़यामत, ये शहर जागता रहे ता क़यामत, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।